शहरोजपुर गांव में राजेंद्र अपने दो बेटों और पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा है। राजेंद्र पूरा दिन खेत में काम करता है और शाम के समय अपने परिवार के साथ बैठकर चार बातें करता है। राजेंद्र के दो बेटे सुरेश और रमेश नियमित रूप से कॉलेज जाया करते हैं और हर साल कॉलेज में अच्छे नंबर आते हैं। राजेंद्र का बड़ा बेटा इस 12वीं कक्षा और छोटा बेटा 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। राजेंद्र को अपने बेटों पर बहुत गर्व होता है। दोनों ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पूरे गांव में तुम दोनों की ही बात चल रही है। हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो एक दिन बहुत कामयाबी मिलेगी तुम्हें। पिताजी, हमें कामयाबी मिलेगी नहीं, मिल गई है। या मैं कुछ समझा नहीं। अरे, बात को गोल गोल घुमा क्यों रहा है? साफ साफ बताना, क्या बात है? आज हम दोनों को मास्टर जी ने जब अपने घर बुलाया था ना, तो उन्होंने हमें गिफ्ट दिया और गिफ्ट में एक एक पेन भी दिए और मेरी 2 साल की फीस भी माफ कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और तो और भैया के लिए शहर में नौकरी का भी इंतजाम कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। बस तेरी नौकरी लग जाए, फिर तो हम गंगा नहाने जाएंगे। कुछ दिनों के बाद सुरेश नौकरी करने के लिए घर से ही रोजाना शहर को आने जाया करता है। एक दिन राजेंद्र घर के बाहर अखबार पढ़ रहा था, तभी ब्रिजेश राजेंद्र के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, आज खेत पर नहीं गया तू काम करने के लिए? यार, अब तो बरसात लग चुकी है और तुझे तो पता है बरसात में क्या ही हो सकता है खेत में। अब तो 2 से 3 महीने की बिल्कुल छुट्टी हो गई। अब तो बस घर पर पड़े पड़े रोटी खानी है और पशुओं का ध्यान रखना है। हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रहा है राजेंद्र। पूरा दिन इधर उधर घूम के ही काटना पड़ रहा। सरोज घर के अंदर घर की साफ सफाई कर रही होती है, इसीलिए सामान को इधर उधर रखने की आवाज घर से बाहर निकल रही है। आज भाभी क्या कर रही है जो अंदर से इतनी आवाज आ रही है खटखट की? अरे कुछ नहीं यार, तीज त्योहार आने वाले हैं ना, इसलिए घर की सफाई में लगी हुई है। हाँ, ये तो सही है, तीज त्योहार पर ही घर की सफाई अच्छे से होती है। लेकिन तू कब तक भाभी से अकेले काम कराएगा? अगर अपने बड़े बेटी का विवाह करा दिया होता तो आज भाभी को अकेले काम नहीं करना पड़ता। अरे ब्रिजेश, मैं सुरेश का विवाह इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है अभी। उम्र में छोटा हुआ तो क्या हुआ, जब मेरी और तेरी शादी हुई थी तब हम कितने बड़े बड़े थे। और लड़के की नौकरी भी लग गई है, अच्छा विवाह हो जाएगा और भाभी को भी आराम मिलेगा। मेरी बात मान, तो सुरेश का विवाह करा दे। राजेंद्र को ब्रिजेश की बात सही लगती है और वो विवाह के लिए मान जाता है। ठीक है, तू कह ही रहा है तो इसका कहीं से विवाह भी करा दे। बरसात बरसात खाली रहेंगे, इससे अच्छा विवाह का भी काम इसी में निपट जाए। ब्रिजेश कुछ दिनों बाद राजेंद्र के घर सुरेश का रिश्ता लेकर आता है। सुरेश वंदना एक दूसरे को देखकर पसंद करते हैं, तो घर वाले उनका चट मंगनी पट गया कर देते हैं। अब सरोज का काम हल्का हो गया था क्योंकि घर का सारा काम वंदना करने लगी थी। वंदना सुबह उठकर घर में नाश्ता बनाते हैं और सरोज रमेश के लिए टिफिन पैक कर देती है। सुरेश रोजाना की तरह ऑफिस चला जाता है और रमेश अपने स्कूल में। दिन सुरेश ऑफिस से घर आता हुए मिठाई का डब्बा लेकर आता है। क्या बात है, आज बहुत खुश मिजाज लग रहे हो? ऑफिस से कोई बोनस मिल गया है क्या? अरे बहुत खुशी की बात है, मेरा प्रमोशन हो चुका है और मैं सिर्फ एम्प्लॉय का डेटा चेक करूंगा और मेरी तनख्वाह भी डबल कर दी गई है। सुरेश की बढ़ती तरक्की को देखकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑफिस में काम ज्यादा होने के कारण सुरेश घर पर लेट आने लगा। इस बात से वंदना को बहुत दिक्कत होने लगी
क्योंकि वो खाना खाकर सो जाता। सुबह उठकर नाश्ता लेकर फिर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। रमेश के स्कूल से भी पेपर की तैयारी करने के लिए छुट्टी मिल चुकी थी। अब रमेश पूरे दिन घर पे पढ़ाई करता है। एक सुबह राजेंद्र और सरोज खेत पर काम करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुरेश भी ऑफिस के लिए निकल गया। रमेश घर पर अकेला पढ़ाई कर रहा था। रमेश को अचानक वंदना के रोने की आवाज आती है। रमेश किचन में जाकर देखता है कि वंदना रो रही है। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अब वैसे भी मुझे अकेला रहने की आदत पड़ गई है। मैं कुछ समझा नहीं भाभी, घर में इतने सारे लोग हैं फिर भी आप अपने आप को अकेला समझती हैं, क्या बात है? तुम तो चले जाते हो, माँ बाबू खेत पर चले जाते हैं और तुम्हारे भैया ऑफिस जाकर शाम को घर वापस आते हैं। अच्छा, तो इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत है, जब से तुम्हारे भैया का प्रमोशन हुआ है तब से वो मेरी तरफ देखते नहीं है। शाम को आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं, सुबह उठकर से ऑफिस चले जाते हैं, प्यार से तो बातें भी नहीं करते। यहाँ तक तो ठीक, आज मेरा जन्मदिन है और उन्हें मेरा जन्मदिन। कोई बात नहीं भाभी, आपका देवर आपका ध्यान रखेगा, पर आपको ऐसे उदास नहीं देख सकता है। आप रोना बंद कर दो। अब पूरा दिन रमेश और वंदना आपस में प्रेम भरी बातें करते रहते हैं। रमेश और वंदना एक दूसरे की तरफ मचल रहे थे। कुछ दिनों बाद होली आ जाती है। होली की तैयारी करते हुए वंदना रमेश से कहती है, मैं चाहती हूँ कल जब हम रंग खेलेंगे तो सबसे पहले तुम मेरे चेहरे पर रंग लगाना। मैं नहीं चाहती कि जिसका मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं है वो मुझे पहले रंग लगाए। वंदना और रमेश को होली की तैयारी करते करते शाम हो जाती है। सुरेश और सुरेश के माता पिता भी घर आ जाते हैं। तभी घर के बाहर दरवाजे पर एक महात्मा आते हैं। राजेंद्र महात्मा को देखकर बहुत ही खुश होता है और घर में बैठकर महात्मा की खूब सेवा करता है। अरे प्रभु, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस पावन त्योहार पर आप भगवान के रूप में हमारे घर आए हैं। क्यों ना आप कुछ दिन हमारे ही घर रुक जाए। हम साधु संत ज्यादा दिन तक कहीं नहीं रुकते, क्योंकि अगर शुद्ध पानी भी ज्यादा दिन तक कहीं एक जगह रुक जाए तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। इसलिए तुम्हारे घर 5 दिन ही रुकूंगा। ठीक है महाराज जी, आपकी जब तक इच्छा। अगले दिन होली का त्योहार होता है। गांव में सब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। महात्मा घर में ही बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। वंदना महात्मा के लिए रसोई में से कुछ मीठे पकवान लाती है। तभी रमेश कमरे से निकलकर वंदना को गले पर रंग लगा देता है, जिसे देखकर वंदना तो खुश हो जाती है, लेकिन महात्मा को बहुत ही क्रोध आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी को रंग लगाने की? तुम्हें पता है अपने बड़े भाई की पत्नी के मुंह पर कभी भी रंग नहीं लगाना चाहिए। अगर तुम्हें रंग लगाना ही था तो तुम इसके पैरों पे लगाना चाहिए था, और तुम इसके देवर हो, पति नहीं। महात्मा का ऐसा क्रोध देखकर घर के सभी सदस्य सहम जाते हैं। लेकिन प्रभु, भाभी तो माँ समान होती है, इसलिए मैंने भाभी के गालों पर रंग लगाया। भाभी माँ समान हो मानते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ देवर और बेटे में कितना फर्क होता है। देवर जवान होता है और बेटा बच्चा, और मैं तुम्हारे आव भाव देखकर कल ही समझ गया था कि तुम इसके पीछे कैसे लगे हुए हो। इतने बात सुनकर सुरेश को गुस्सा आ जाता है। महात्मा जी, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तुम अपने भाई से भी पूछ सकते हो। अगर वो नहीं बता सकता तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें दिखा सकता हूँ कि उनके बीच क्या चल रहा है। महात्मा की बातें सुनकर रमेश और वंदना डर जाते हैं। महात्मा कहीं सच्चाई न बोल दे, इस डर से वंदना और रमेश महात्मा से माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो महात्मा जी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मैं कब गलत रास्ते पर आ गई। घर वालों को लगा रमेश और वंदना रंग लगाने की गलती की माफी मांग रहे हैं, लेकिन महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर वालों को खुद ही बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, वरना मैं सब बता दूंगा। वंदना और रमेश घर वालों को सारी सच्चाई बता देते हैं, जिसे सुनकर घर वालों को बहुत दुख होता है।
मेरा इतना होनहार बेटा कभी ऐसा काम करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। ने तो हमारे विश्वास पर ही पानी फेर दिया बेटा। मैं तुझे क्या समझता था और क्या निकला। क्या इसी दिन के लिए तुझ पर इतना विश्वास किया था जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया? शी। सुरेश, इसमें गलती तुम्हारी भी है। तुम पैसे कमाने के चक्कर में वंदना को तो भूल ही गए, और ऐसे पैसे कमाने का कोई लाभ नहीं है जो हमारे परिवार की खुशियां को ही छीन ले। इससे अच्छा तो आदमी गरीब ही रहे। सुरेश, वंदना और रमेश को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। होली की छुट्टी खत्म होने के बाद सुरेश ऑफिस जाने लगता है और अपना काम समय से खत्म करके घर आकर वंदना से ढेर सारी बातें करने लगता है। अब वंदना भी पहले जैसा खुश रहने लगी और रमेश अपनी पढ़ाई पर